गेस्ट मेहरा, ये वो जानकारी है जो लायन ग्रुप को प्राप्त हुई थी। इस पर एक नजर डालें। वनराज गोयल ने अपने ऑफिस में टेलीविजन चालू किया। उस पर एक वीडियो था। अंदर का वातावरण बहुत ही अंधेरा और सुनसान सा था, लेकिन इस वातावरण में एक ही आदमी दिखाई दे रहा था, विनाश। हालांकि उसकी विजन में जो एरिया था वो बहुत साफ नहीं था, फिर भी कार्तिक ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। ये विनाश था। कहां गया? जहां वो खड़ा था वहां से गायब होने के सीन को देखकर कार्तिक की आंखें खुली रह गईं। ये स्पेस आर्ट का गुप्त एरिया है, छोटे आकाशीय एरिया का प्रवेश द्वार। वनराज गोयल ने गंभीरता से कहा। उन्हें जिस बात की सबसे अधिक चिंता थी वही हुआ। एक बार विनाश के छोटे आकाशीय एरिया में प्रवेश कर जाने के बाद वो निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगा। अब मुसीबत सच में गंभीर हो गई थी। जैसा कि कार्तिक ने कहा था, लायन ग्रुप ने विनाश से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया था। कार्तिक ने वनराज गोयल को देखा और पूछा, क्या इस तरह के कई प्रवेश द्वार हैं? किसी को नहीं पता था कि स्मॉल सेलेस्टियल रेल्म में वो काला साया किस तरह खुद का विकास करेगा। वनराज गोयल ने अपना सिर हिलाया और कहा, सेक्युलर दुनिया इसमें प्रवेश करना चाहती है। छोटे आकाशीय एरिया का प्रवेश द्वार अनुमानित रूप से लिमिटेड नंबर्स में है। कुछ अनदेखे जंगली प्रवेश द्वार भी थे। विनाश ने छोटे दिव्य दायरे का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया और उसके अंदर चला गया। गेस्ट मेहरा को विनाश की ताकत पता होनी चाहिए। वो पहले ही छोटे आकाशीय एरिया में जा चुका है। वो जगह वॉरियर्स के लिए कल्टीवेशन करने के लिए एक अनमोल जगह है। अगर वो मजबूत हो जाता है तो लायन ग्रुप के लिए सिरदर्द बन जाएगा। छोटे आकाशीय एरिया में वॉरियर्स बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि वहां का वातावरण उनके लिए कल्टीवेशन करने के लिए बहुत उपयुक्त था। अब यह कहना कठिन था कि विनाश अगर लौट आया तो वो किस प्रकार का हंगामा करेगा। कार्तिक ने अपनी उंगली पर डायमेंशनल रिंग घुमाई। डायमेंशनल रिंग में बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स थे, लेकिन उसने उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उन नेचुरल ट्रेजर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। कार्तिक अपनी नरसिम्हा अमर सम्राट की एबिलिटी के साथ वो स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि कार्तिक की मौजूदा ताकत के साथ अगर वो यूं ही उनका सेवन कर लेता तो भारी मात्रा में एनर्जी के कारण वो निश्चित रूप से फट जाता। वो इस सब का अंत होता। उन स्मॉल लेवल के स्वर्गीय खजानों के पास इससे मैच करने का कोई मेथड नहीं था। कार्तिक उनका उपभोग नहीं कर सकता था, इसलिए ये उसकी समझ से बाहर था। उन्हें खाने से पहले वो केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि उसकी ताकत थोड़ी मजबूत ना हो जाए। क्या छोटे आकाशीय एरिया में लायन ग्रुप की सेना का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? वनराज गोयल ने कहा, हाँ, हमने पहले ही काले साए को खोजने का आदेश भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि गेस्ट मेहरा हमें बता सकते हैं कि कैसे काले साए को ढूंढा जाए। कार्तिक ने सिर हिलाया। क्या लायन ग्रुप ने सच में सोचा था कि वो विनाश के पेट में एक कीड़े की तरह था? इस बात का अनुमान कार्तिक कैसे लगा सकता था कि विनाश को कैसे ढूंढा जाए? मुझे केवल एक ही बात कहनी है, वो ये है कि इससे पहले कि विनाश के शरीर से विनाशकारी एनर्जी उन विपत्तियों को आकर्षित करे, जैसे 7 प्रमुख अपराध, आपको पहले हमला करना चाहिए और खुद को एक कदम आगे रखना चाहिए, वरना परिणाम बहुत सीरियस होंगे। कार्तिक के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। अमर क्षेत्र में वापस विनाश ने पहले से ही सभी दुष्ट साधकों को इकट्ठा कर लिया था, जिससे पूरा अमर एरिया कांपने लगा था। जब विनाश ने छोटे आकाशीय एरिया में प्रवेश किया तो वो पानी में मछली की तरह था। इससे परेशानी होने वाली थी। वनराज गोयल के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था कि विनाश ने उनके लिए जो खतरा पैदा किया था वो दूसरे स्तर तक बढ़ने वाला था। कार्तिक को कुछ और निर्देश देने के बाद वनराज गोयल ने किसी को कार्तिक को वापस बाहर एस्कॉर्ट करने के लिए कहा।
कार्तिक के जाने के बाद वनराज गोयल के बगल वाली खाली जगह में अचानक एक दरार दिखाई दी। दरार में एक शक्तिशाली एनर्जी दिखाई दी और ये वनराज गोयल के सामने एक मानव आकृति में घनीभूत हो गई। ये एक बूढ़ा आदमी था, हाई चीफ। वनराज गोयल ने अपने सामने वाले व्यक्ति को सम्मानपूर्वक देखा, भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक छाया के रूप में था। उस सर्वोच्च एल्डर ने सिर हिलाया। क्या आपने उस युवक से बात की है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? वनराज गोयल ने सिर हिलाया। कार्तिक ने लायन ग्रुप को स्पिरिट स्टोन वितरित करने का कंपटीशन जीतने में मदद की और हमने बदले में उसे एक नरम सुनहरा रेशम कवच दिया। उस सर्वोच्च एल्डर ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, पिछले वर्षों में हमने उसे कंपटीशन जीतने के लिए केवल कुछ स्पिरिट स्टोन दिए थे, लेकिन इस वर्ष आपने सच में उसे इतना कीमती गोल्डन सिल्क सॉफ्टवेयर दिया। क्या आप उसे केवल अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं? वनराज गोयल ने इनकार किया। यद्यपि कार्तिक रहस्यमयी है, लायन ग्रुप की नींव ऐसी नहीं है जिसे वो हिला सके। मैं केवल उसका रवैया व्यक्त करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आखिरकार अब हमारा एक साझा दुश्मन है। हाय चीफ, क्या आपको काले साय का कोई निशान मिला है? उस एल्डर ने अफसोस के साथ कहा। हां, लेकिन वो हमेशा बच निकलता है। वनराज गोयल ने गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे विनाश पर कब्जा करने के लिए कोई खास योजना बनाने की जरूरत है। सुप्रीम लीडर को कार्तिक की बातचीत के बारे में सूचित करने के बाद वनराज गोयल ने देखा कि सुप्रीम एल्डर का वृद्ध चेहरा बेहद गंभीर हो गया। विनाश सच में बड़ा आदमी था। मुश्किल की बात है, समझ गया। मैं छोटे आकाशीय एरिया में असामान्य स्थिति पर ध्यान दूंगा। मैं केवल सेक्युलर वर्ल्ड में लायन ग्रुप को आपके लिए छोड़ दूंगा, वनराज गोयल। हां ग्रैंड चीफ, वनराज गोयल ने एक सीरियस टोन से उत्तर दिया। ग्रैंड एल्डर ने राहत में सिर हिलाया। वो वनराज गोयल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनकी एनर्जी धीरे धीरे बिखर गई और वो स्पेशल क्रैक भी फिर से भर गया। वनराज गोयल ने स्पेशल क्रैक को देखा जो उसके सामने गायब हो गया था। ये सर्वोच्च बुजुर्ग थे जिन्होंने स्पेशल क्रैक को चीरकर उससे बात की थी। एक ट्रू एक्सपर्ट के रूप में ऐसी ताकत थी लायन ग्रुप के पास। छोटे आकाशीय एरिया में महान बुजुर्ग की उपस्थिति ने बाकी शक्तियों को भी डरा दिया था। जब कार्तिक वापस सचदेवा फैमिली में लौटा तब तक रात हो चुकी थी। माया अभी तक सोई नहीं थी और अभी भी उसका वेट कर रही थी। लायन ग्रुप ने तुम्हारे साथ क्या बात की? माया ने एक्साइटमेंट से पूछा। लायन ग्रुप एक ऑफिशियल पावर थी और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था। कार्तिक को लायन ग्रुप के नेता ने बात करने के लिए बुलाया था। ऐसा सम्मान सभी को नहीं मिलता। कार्तिक ने वनराज गोयल द्वारा दिया गया गोल्डन सिल्क आर्मर निकाला और उसे माया को दे दिया। भविष्य में जब तुम बाहर जाओ तो इसे पहन लेना। ये बहुत पतला है, इसलिए ये थोड़ा भी डिफरेंट नहीं लगेगा। सुनहरे रंग का रक्षा रेशमी मुलायम कवच बहुत मजबूत होता है। माया हैरान रह गई। ये रूमर्ड गोल्डन सिल्क सॉफ्टवेयर था। लायन ग्रुप ने सच में कार्तिक को इतनी कीमती चीज दी थी। कार्तिक अपने दिल में जानता था कि वनराज गोयल का उसे ये गोल्डन सिल्क आर्मर देना सच में एक दोस्ताना बिहेवियर था। दोनों जानते थे कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा था। माया ने गोल्डन सिल्क आर्मर को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसे अपने शरीर पर पहनने से उसके परफेक्ट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं कल पुणे सिटी लौटूंगा, इसलिए आज जल्दी सो जाना चाहिए, कार्तिक ने कहा। माया ने सिर हिलाया और दोनों लाइट बंद कर सो गए। अगले दिन सचदेवा फैमिली के गेट के सामने खड़ी थी रिया सचदेवा, जो कार्तिक और माया को वापस जाने देने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन वो उन्हें नहीं रोक सकी और कार्तिक और माया एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे
तो कार्तिक और माया एक पल के लिए शॉक्ड रह गए। चिराग माथुर और कृतिका नाम की वो लड़की भी यहां थे, जैसे कि वो उन्हें सी ऑफ करने के लिए यहां आए हों। मैंने सुना है कि मिस्टर मेहरा वापस जा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें विदा करने आया था। चिराग माथुर मुस्कुराया। कार्तिक ने सिर हिलाया और चिराग माथुर के पास खड़ी उदास कृतिका को देखा। कार्तिक कुछ देर चुप रहा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें किसने नाराज किया? कार्तिक का लहजा बहुत आधिकारिक था, जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की परवाह करता है। मैं तुमसे हार गई, मैं बहुत दुखी हूं। कृतिका इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो कार्तिक से हार गई थी। वो बहुत दुखी थी। वो सच में सेक्युलर दुनिया के एक वॉरियर से हार गई थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक के इस तरह जीतने पर तुम पहले ही दया दिखा चुकी हो। तुम्हें पता नहीं कि जब उसने मुझे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया तो वो मुझसे कितनी नफरत करता था। माया ने कुछ कहा और सोचा। उसका चेहरा बेवजह लाल हो गया। जब कार्तिक ने उसे विशेष प्रशिक्षण दिया था, तब सीरियस प्रशिक्षण के अलावा उसने बहुत ही रूड बिहेवियर रखा था, एकदम गुंडों की तरह। कृतिका ने बुदबुदाया, मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मैं पुणे सिटी जाना चाहती हूं। हम एक ही कैबिन में हैं। लड़की ने हवाई जहाज का टिकट अपने हाथ में लहराया। क्या तुम हमारे साथ वापस जाना चाहती हो? कार्तिक ने आश्चर्य से कहा। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, चिराग माथुर ने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं कंपटीशन में भाग लेने के लिए हां कहूंगी तो वो मुझे स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने देगा। मैं अब माथुर फैमिली में नहीं रहना चाहती। मैं बहुत ही वियर्ड और दुखी महसूस कर रही हूं कि मैं तुम्हारे साथ पुणे सिटी जा रही हूं। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ क्या तुम खुश हो? कार्तिक और माया ने आश्चर्य से पहले कृतिका को और फिर एक दूसरे को देखा। माया समझ गई थी कि कार्तिक के मन में क्या चल रहा है। बस वो डर रही थी कि कार्तिक इस वक्त कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। क्यों जा रही थी कृतिका पुणे कार्तिक और माया के साथ? क्या इसके पीछे उसका कोई और कारण था? और कृतिका का ये कदम क्या चेंज लाएगा कार्तिक और माया की जिंदगी में?